एनडीए गवर्नमेंट अभी महिला रिजर्वेशन बिल और संविधान संशोधन बिल, दो बिल एक साथ लेके आई थी। और दो बिल एक साथ लाने का मकसद क्या था कि महिला रिजर्वेशन बिल के साथ में संविधान संशोधन बिल भी पास हो जाए। तो इसमें होता क्या, ये बात समझनी है तो आपको पूरा वीडियो देखना है और गौर से सुनना है। रिजर्वेशन महिला जो है वो बिल 2023 में अपोजिशन ने और सरकार ने मिलकर सहमति के साथ एक साथ वो बिल 2023 में पास कर दिया था। अभी संविधान संशोधन बिल जो लेकर आए थे उस बिल के साथ महिला रिजर्वेशन बिल को जोड़ने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन मोदी की जो होशियारी और शयनपति थी वो ये थी कि महिला रिजर्वेशन बिल के साथ संविधान संशोधन बिल लेके आओ और उसको पास करवाओ। एक गेम इनका था, लेकिन इनका जो गेम था ये समझ गया अपोजिशन। और संविधान संशोधन बिल अगर पास हो जाता तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? हमारे देश के लोकतंत्र का होता, हमारे देश की जो जमहूरियत है उसका होता है। मैं आपको दो स्टेट का एग्जांपल दूंगा। असम में इन्होंने परिसमन किया, हदबंदी, और कश्मीर में भी परिसमन किया, हदबंदी। हदबंदी का मतलब ये होता है कि कितनी पब्लिक के ऊपर एमपी का एक सीट आएगा। तो इन्होंने क्या किया, एमपी की सीट के लिए अगर कहीं 10 लाख की आबादी है तो वहां पे एक एमपी किया है, और अगर कहीं 20 लाख की आबादी है, 25 लाख की आबादी है तो वहां पे भी एक एमपी किया। तो ये किसके साथ नाइंसाफी हुई? उस जो क्षेत्र के लोग हैं या वो जो असेंबली या उसका जो एमपी का जो हलका है वो जो लोग हैं उनका हुआ। यानी अगर 10 लाख के लोगों पर अगर आप एक एमपी कहीं दे रहे हो तो दूसरी जगह पे भी आपको 10 लाख की आबादी पर एक एमपी देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जहां इनके मतलब की सीट थी एमपी की वहां 10 लाख कर दिया कि 10 लाख पे एक एमपी यहाँ रहेगा। और जहां पे इनको ये डर था कि इस एरिया से हम नहीं जीतेंगे और यहाँ 25 लाख की आबादी है तो वहां पे 2 सीट होना चाहिए। कायदे से अगर आप देखने जाते हो तो 25 लाख की, अगर 10 लाख की आबादी पे आप एक एमपी दे रहे हो तो 20 लाख की आबादी पे 2 एमपी होना चाहिए। लेकिन अगर वो 2 एमपी 20 लाख की आबादी पे देंगे तो इनके जो अपोजिट में लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, उनके 2 एमपी आ जाएंगे। तो ये लोगों ने चाल चला हदबंदी का आसाम में और कश्मीर में। यही चालाकी ये लोग पूरे देश में करना चाहते थे कि हदबंदी करके जहां पे इनकी सीट आने का चांस है वहां अगर आबादी कम भी है तो वहां पे एक सीट हो जाएगी, और अगर अपोजिशन के लोग जहां पे जीतने की पोजीशन में हैं और वहां की आबादी ज्यादा है तो ज्यादा आबादी पे एक ही सीट करेंगे। ये और किसका सहारा लेके? संविधान में संशोधन करके, बदलाव करके। तो ये लोग क्या करना चाहते थे? संविधान बदलना चाहते थे, कानून बदलना चाहते थे। और एक चीज और भी है, जो साउथ के स्टेट्स हैं उन लोगों ने अपनी आबादी पे कंट्रोल रखा, उनकी अपनी आबादी उन लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। तो अगर वो देखने जाएंगे साउथ के नजरिए से तो साउथ में एमपी कम हो जाते। नॉर्थ में जैसे यूपी है, बिहार है, एमपी है, राजस्थान है, जो हिंदी भाषी इलाके हैं जहां पे भाजपा मजबूत है, वहां पे आबादी ज्यादा है तो वहां पे एमपी की सीट ज्यादा हो जाती। और एमपी की सीट ज्यादा हो जाती तो दिल्ली में सरकार किसकी बनती? जिसका वहां पे दबदबा रहेगा, यूपी में, बिहार में, एमपी में, राजस्थान में, सरकार दिल्ली में वही बनाएंगे। तो ये परमानेंटली सत्ता पे कब्जा बनाने के लिए कि हम सत्ता पे हमेशा बने रहें, हमारी सत्ता को कोई खतरा ना रहे, इसीलिए ये लोग ये बिल लाए थे, संविधान संशोधन बिल। लेकिन अच्छा हुआ कि अपोजिशन ने वो समझ लिया और वो बिल पास नहीं होने दिया। 2023 में जब महिला रिजर्वेशन बिल पास हुआ था सबकी सहमति से, तो उसमें 33% सीट एमपी की जो है वो महिलाओं को देना था। आपको किसने रोका था? 33% अगर आप देखने जाते हो तो आज की जो हमारी लोकसभा है, जो पार्लियामेंट है,
543 सीट है टोटल। 543 सीट का अगर 33% अगर आप निकालते हो तो 181 सीट होती है जो कि महिलाओं को जाना चाहिए। यानी 181 सीट पे महिला चुन के आना चाहिए। आपको किसने रोका था? 23 में पास हुआ, आज 26 है। आपने वो लागू क्यों नहीं किया? आप उसको लागू करने के लिए सीट ही बढ़ाना क्यों जरूरी है? आज जो सीट है उसी सीट पे 181 महिलाओं को आप रिजर्वेशन दे दो। 181 महिलाएं चुनकर वहां पे आएंगी, एमपी बनेंगी, देश की सेवा करेंगी। लेकिन आपकी जो मंशा है वो कुछ और ही है। और अगर आप महिलाओं के इतने बड़े मसीहा हो तो आज तक आपने भाजपा का अध्यक्ष किसी महिला को क्यों नहीं बनाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आप महिलाओं के मसीहा बनने की कोशिश करते हो तो भाजपा की अध्यक्ष किसी महिला को बना दो। और अगर आप महिलाओं के बहुत बड़े हमदर्द हो, मसीहा हो, तो आरएसएस का हेड किसी महिला को बना दो। नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं होगा। ना भाजपा के अध्यक्ष कभी महिला बन सकती है, ना आरएसएस के हेड कभी महिला बन सकती है। और अगर आप देश की महिलाओं के प्रति इतने ही ज्यादा प्रेम रखते हो, मसीहा बनने की कोशिश करते हो, तो जरा अपनी धर्म पत्नी जशोदा बहन का भी ख्याल कर लेते। जशोदा बहन ने क्या गलती किया था? उसका क्या गुनाह था? उसका क्या पाप था? आपने शादी किया लेकिन उसके बाद उस महिला को आपने मुड़कर नहीं देखा कि वो आज किस हाल में है। तो झूठ, फरेब, मक्कारी, अय्यारी बंद करो। मोदी जी, आपकी जादूगरी, आपका झूठ, आपका मक्करपन सब पूरा देश देख चुका है, जान चुका है। आपने देश को बगैर सोचे समझे नोटबंदी में डाल दिया। मईशत, हमारी जो इकोनॉमी थी, बर्बाद कर दिया। बगैर सोचे समझे आपने लॉकडाउन कर दिया, हजारों लोग मर गए। आपकी क्या पॉलिसी है? फॉरेन पॉलिसी जो है, आजादी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह तक हमारी कितनी अच्छी पॉलिसी थी फॉरेन पॉलिसी। आपने क्या किया? आपने फॉरेन पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया। इसराइल हमारा कभी दोस्त नहीं था, ना दुश्मन था। इसराइल से हमारे सिर्फ इतने ही ताल्लुकात है, हाय बाय, दुआ सलाम, बस नमस्कार, इतने ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन आज आप क्या कहते हो? इसराइल फादरलैंड। अरे वाह, इसराइल कब से आपका बाप हो गया? हम हिंदुस्तानियों का बाप तो इसराइल कभी नहीं था। आप ही दावा करते हो कि हम विश्व गुरु हैं। अगर आप विश्व गुरु हो तो इसराइल को अपना बाप क्यों बना लिया? बोलते हो इसराइल फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है। आपने तो नाक वहीं पे कटवा दी इसराइल में जाके, ये कह के कि इसराइल फादरलैंड है, इंडिया मदरलैंड है। क्यों भाई? आरएसएस का फादर होगा, मोदी का फादर होगा, भाजपा वालों का फादर होगा। हमारे देश का फादर इसराइल न था कभी, ना है, ना कभी रहेगा। हम हिंदुस्तानी कभी नहीं इसराइल को फादरलैंड कह सकते हैं। आप जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिलना इस देश की बदकिस्मती थी कि आपके जैसा प्रधानमंत्री हमारे इस देश को मिला। और हमारे देश के लोगों की बेवकूफ़ी थी कि वो लोग आपके झांसे में आ गए। 15 लाख हम देंगे सबके खाते में, 15 लाख का झुंझुना दे दिया। आज 12 साल हो गए, 15 लाख कहाँ गए? 30 रुपए में डीजल पेट्रोल मिलने वाला था, कहाँ गया? 30 रुपया, 40 रुपया डीजल पेट्रोल 100 के आसपास में चल रहा है। रुपए की कीमत डॉलर के बराबर होने वाली थी। रुपए की हालत क्या आपने कर दिया है? रुपए की हालत, आप बोलते थे डॉलर के बराबर हो जाएगा। आज रुपया की कीमत डॉलर के मुकाबले में 95 के आसपास जा रही है, वो भी सेंचुरी मारने के करीब है। आप देश को कब तक गुमराह करोगे? अब आपकी बुजुर्गी है, बुढ़ापा है, और बुजुर्गी और बुढ़ापे के इस समय आपको चाहिए कि ये देश किसी युवा के हवाले करो। कोई युवा इस देश को लेके आगे बढ़े और युवाओं की जो सोच है उसके साथ साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़े। मनुस्मृति का जो कानून आप लागू करना चाहते हो, हमारे देश का जवान, हमारे देश की जनता, हमारे देश की महिलाएं ये कभी नहीं बर्दाश्त करेंगी। आपकी जादूगरी, ड्रामेबाजी का वक्त अब खत्म हो चुका है।
और आपकी बुजुर्गी का भी तकाजा है कि आप रिटायरमेंट लो और कहीं हिमालय की पहाड़ी में जाके भजन करो, और भजन ही आप करेंगे तो हमारे देश का जन धन सब कुछ सही सलामत रहेगा, नहीं तो हमारे देश का लोकतंत्र, इकोनॉमी सब कुछ बर्बाद हो जाएगी। जय हिंद।